अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका जो लेक्चर पहले कंटिन्यू हो रहा था नंबर 18, इसका बी पार्ट है और इसके अंदर अब हमने ये वाला जो करना है इसका नाम है डिफॉर्मेशन थ्योरम। ये देखें बॉटम पे लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन थ्योरम। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि C1 C2 आपके पास जो है दो सिंपल क्लोज्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर्स है। तो यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास C1 है ये अंदर वाली है, ये देख लें, ये असल में एरो लगाया हुआ है क्योंकि ये C1 इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ था। C2 जो है ये बाहर वाली है और यहाँ पे देख लें, पहले चेक करें क्या ये क्लोज है। हाँ जी बिल्कुल, ये सिंपल भी है, इनका एक ही इंटीरियर है, ये भी क्लोज है और इसका एक ही इंटीरियर है। और पॉजिटिवली ओरिएंटेड का मतलब है कि दोनों की दोनों यहाँ पे देख लें आपके पास जो है काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, ठीक है, जिनके ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर वो कहता है दैट C1 लाइज इंटीरियर टू C2, वो तो नजर ही आ रहा है, C1 अंदर है C2 बाहर है। अब वो कहता है कि F एनालिटिक है इन अ डोमेन D। कौन सा D से क्या मुराद है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, वो कहता है शेडेड पोर्शन एंड C1 C2, ये जो ग्रीन पोर्शन है और C1 और C2, मतलब कि जो व्हाइट वाला होल है ये नहीं है, दोनों कंटूर्स हैं और इनके इन बिटवीन जो ग्रीन पोर्शन है। अब यहाँ से पढ़ लेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो कहता है कि एनालिटिक इन अ डोमेन D दैट कंटेन्स बोथ C1 एंड C2 एंड द रीजन बिटवीन देम। रीजन बिटवीन देम आपके पास जो हो जाता है वो ग्रीन है और जो C1 C2 है वो ब्लू वाली कंटूर्स हैं। तो फिर अगर ये सब कुछ है तो वो कहता है कि जो अंदर वाली कंटूर के ऊपर आपके पास ये इंटीग्रल होगा f of z dz, वही आपके पास बाहर वाली कंटूर पे होगा। ये देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। डिफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि समझ लेंगे ये कंटूर जो है डिफॉर्म होकर अंदर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों इंटीग्रल सेम है। ऐसा कोई रिजल्ट आपको रियल में नहीं मिलेगा कि जी एक बाहर कर्व है एक अंदर कर्व है, दोनों पे इंटीग्रल सेम, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, डी आपके पास मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है क्योंकि इसके अंदर होल है, क्योंकि जो C1 आपके पास है उसके अंदर वाला पोर्शन जो है वो इस डोमेन में नहीं है, उसमें तो होल है। तो ये अब हमने प्रूव करना है। उम्मीद है कि स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी। ये प्रूव करना है आपने कि जो बाहर वाली कंटूर के ऊपर आपके पास इंटीग्रल है वही अंदर वाली कंटूर पे भी इंटीग्रल है। अब बजाय कि ये दो डायग्राम्स आपको बताऊं और कोई इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहां से पढ़ते हैं। वो कहता है वी कंस्ट्रक्ट टू डिसजॉइंट कंटूर्स। डिसजॉइंट का मतलब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, एक L1 है एक L2 है और वो ज्वाइन कर रही है C1 से C2। इसको ध्यान से समझ लें, C1 से C2 की डायरेक्शन अगर L1 की होगी तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। C1 से C2 L2 की डायरेक्शन भी होगी तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। आइए अब डायग्राम से बताऊं आपको। पहले तो ये दिमाग में रख लें, जो आपके पास जो था ना C1 वो अंदर वाला था, C2 बाहर वाला था, और मैंने क्या कहा था ये C1 से C2, C1 से C2 देख लें ये L2 आ रहा है और प्लस, लेकिन अगर C2 टू C1 है तो माइनस L2 है। वैसे ही बात है कि यहाँ पे देख लें ये डायरेक्शन पॉजिटिव आ रही है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव आ रही है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देख लें L1 को देख लें, L1 असल में राइट हैंड साइड पे बनी हुई है, यहाँ पे देख लें L2 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है। तो वही वाली बात है, C1 से C2 अगर आपके पास है तो यहाँ पे देख लें L1 भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपके पास C2 टू C1 है तो आपके पास L1 नेगेटिव है। एक और सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ, अंदर से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव है, अंदर से बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव है, बाहर से अंदर नेगेटिव है, बाहर से अंदर नेगेटिव है। तो ये हो गए। अब वो कहता है कि C1 विल बी कट इनटू टू कंटूर। C1 को दो कंटूर्स में कट करेंगे, एक C1 स्टार एक C1 डबल स्टार। इसमें भी एक चीज पहले बता दूं, निचला पोर्शन जो है ना वो डबल स्टार के लिहाज से है, दोनों कंटूर्स का ही, C2 का भी, और जो ऊपर का पोर्शन है वो एक ही स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे भी देख लें और यहाँ पे भी देख लें। हाँ, अब एक चीज का और ध्यान रख लें, यहाँ पे जब हमने कहा था बाहर वाली कर्व को देखें, बाहर वाली कंटूर को, ये आपने कहा था कि C2 है, ठीक है, और ये क्या था पॉजिटिवली ओरिएंटेड, ये अभी भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड ही है, अभी भी काउंटर क्लॉकवाइज ही है। तो निचला पोर्शन इसका C2 डबल स्टार है और ऊपर वाला पोर्शन जो है इसका C2 स्टार है। लेकिन जो C1 है, C1 जरा डिफरेंट है मामला, C1 का मामला डिफरेंट है। यहाँ पे देख लें, C1 जो आपके पास गिवन था वो तो काउंटर क्लॉकवाइज था, ऐसे था, इस तरह था, लेकिन ये जो है ये उल्टा बना हुआ है, ये देख लें ये उल्टा बना क्लॉकवाइज बना हुआ है, इसलिए जो नीचे वाला आपके पास आ रहा है उसको -C1 डबल स्टार लिखा हुआ है और जो आपके पास ऊपर वाला आ रहा है उसको लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें -C1 स्टार। तो ये मैंने सारी ये डायग्राम तो बता दी आपको, उम्मीद है कि पता लग गई होगी। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि C1 विल बी कट इनटू टू कंटूर, C1 स्टार C1 डबल स्टार, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ। C1 स्टार जो आपके पास बनती है वो नीचे वाली बनती है काउंटर क्लॉकवाइज, तो लेकिन ये क्योंकि क्लॉकवाइज है, बल्कि यहाँ से देख लें ये क्योंकि क्लॉकवाइज है तो -C1 डबल स्टार। इसी तरह से जो आपके पास C1 स्टार बनती है आपके पास,
वो आपके पास बनती है, ये ऊपर वाली बनती है और ये भी काउंटर क्लॉकवाइज, लेकिन क्योंकि इधर को जा रही है, यूं जा रही है, तो जो ऊपर वाला है -C1 स्टार। इसलिए मैं कह रहा था कि ये दूसरी वाली जरा सिंपल है देखनी, क्योंकि दूसरी वाली आपके पास वो कह रहा है कि C2 को भी C2 स्टार, C2 डबल स्टार, क्योंकि C2 जो आपके पास थी वो तो काउंटर क्लॉकवाइज इस तरह थी, तो अब वो अभी भी ऐसे ही है। तो नीचे वाला C2 डबल स्टार प्लस साइन के साथ है और ऊपर वाला आपके पास C2 स्टार ये भी प्लस साइन के साथ है। तो अब यहाँ पे वो कहता है जी कि हम दो नई कंटूर्स को डिफाइन करेंगे K1 K2, ये शायद आपको नजर आ रहा होगा, आप कहते हो कि अभी नहीं बताया व्हाट इज K1 व्हाट इज K2। K1 K2 जो है वो ये वाली है, K1 K2 यहाँ पे देख लें। पहले यहाँ पे मैं कर्सर घुमा के बताता हूँ, ये और ये तो मैंने कहा ना, ये वाली कौन सी है, ये -L2 है। चलें यहाँ से स्टार्ट कर लें, -L2। उसके बाद ये ऊपर गया है, ये -C1 स्टार है, वो ये वाली देख लें। उसके बाद इधर गया है, ये L1 है, इसको देख लें। और ये सबसे बड़ी वाली ये क्या, C2 स्टार, वो पहले लिखा हुआ है। अब इसी तरह से K2 को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। K2 के लिए यहाँ पे देख लें, चले मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये वाली देख लें कौन सी है, ये -C1 डबल स्टार है प्लस L2, ये लिखी हुई है, ये -C1 डबल स्टार प्लस L2। उसके बाद यहाँ पे देख लें ये आ रहा है, ये सारे का सारा ये C2 डबल स्टार है, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ये बाहर से अंदर है तो -L1 है। ठीक हो गया, यही मैंने बता दिया। अब देखिए अगर नहीं समझाता तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लें। आगे लिखा हुआ है एज शोन इन द फिगर्स अबव, ये हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने करना है कि K1 K2 को ऐड कर लेना है। अगली स्लाइड पे देखते हैं कैसे ऐड किया हुआ है। अब अगली स्लाइड पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर भी नोट कर लें, वो ये बनता है कि यहाँ पे देख लें, जो आपके पास K1 वाली कंटूर है ना, या K1 कंटूर है, वो ये बनती है, ध्यान से देखें जरा, ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है और क्लोज है। इस तरह से जो K2 कंटूर है आपके पास वो ये बनती है, ये देख लें, ये भी आपके पास पॉजिटिवली ओरिएंटेड है और क्लोज है। इसके अलावा मजीद देख लें, जो आपके पास डोमेन D1 है ये वाला और डोमेन D2, अब ये दोनों सिंपली कनेक्टेड है, अब इनमें कोई होल नहीं है। जो D1 डोमेन है वो किसको कंटेन कर रहा है, कंटूर K1 को। इस तरह से वो जो D2 डोमेन है वो किसको कंटेन कर रहा है, कंटूर K2 को। अब आप कहेंगे जी ये तो डोमेन उसके अंदर है, तो हमने यही तो किया था, जो आपके पास कॉशी गॉर्सेट थ्योरम था, अब अप्लाई हो सकता है। किस पे अप्लाई हो सकता है, ये K1 कंटूर या जो D1 डोमेन है इस पे भी अप्लाई हो सकता है, और ये जो K2 कंटूर है जिसके अंदर D2 डोमेन है उस पे भी अप्लाई हो सकता है। कॉशी गॉर्सेट था क्या, कॉशी गॉर्सेट यही था ना कि अगर आपके पास जो है फंक्शन एनालिटिक है और क्लोज कंटूर है और जिस डोमेन में कंटेन्ड है वो डोमेन आपके पास क्या है, सिंपली कनेक्टेड, तो उसका इंटीग्रल 0। इस पे भी अप्लाई हो सकता है, इस पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर कोई मसला होता है तो कॉशी गॉर्सेट थ्योरम को दोबारा देख लीजिएगा। तो ये मैंने खास बात बताई है क्योंकि अगली स्लाइड पे डायग्राम में D1 D2 नहीं दिखाए हुए, रफ डायग्राम बनाई हुई है लेकिन D1 D2 नहीं दिखाए हुए, ऐसा ना हो कि पता ना चले, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। ये लें जी, वो कहता है फंक्शन जो है विल बी एनालिटिक ऑन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D1, देख लें, इसलिए मैंने बताया था ये जो ऊपर वाला डोमेन था दैट कंटेन्स K1, ऊपर वाली जो कंटूर थी, एंड F विल बी एनालिटिक ऑन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन D2 दैट कंटेन्स K2, ये नीचे वाला जो आपके पास कंटूर थी वो और उसके अंदर का डोमेन D2। अब वो कहता है जो कॉशी गॉर्सेट थ्योरम है उसके लिहाज से जो आपके पास इंटीग्रल K1 पे आएगा वो भी 0 हो जाएगा और K2 पे आएगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि K1 K2 पे भी एनालिटिक है, उसके अंदर जो डोमेन है उसके अंदर भी एनालिटिक है, और डोमेन जो आपके पास है वो अब आपके पास सिंपली कनेक्टेड है। अब K1 K2 अगर ऐड करते हैं तो ये पिछली स्लाइड से बेशक चेक कर लीजिएगा, K1 की वैल्यू ये सारी की सारी बनती थी जो कि C2 स्टार -L2 -C1 स्टार प्लस L1। इसी तरह से K2 की वैल्यू आप पिछली स्लाइड से चेक कर लीजिएगा, ये बनती थी -C1 डबल स्टार प्लस L2 प्लस C2 डबल स्टार -L1। अब जब ये हालात हो जाते हैं तो इसमें देख लें, ये -L2 है, ये प्लस L2 है, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस L1 है, ये -L1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -L2 प्लस L2 आउट, प्लस L1 माइनस L1 आउट। बच गया क्या, बच गया आपके पास, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे C2 स्टार नजर आ रहा है, यहाँ पे C2 डबल स्टार नजर आ रहा है, ये हो गया। इसका और इसका देखें, ये माइनस साइन कॉमन, ये C1 स्टार प्लस C1 डबल स्टार। अब यहाँ पे जरा डायग्राम देख लें, हमने क्या किया था, हमने कहा था जी ये खैर से चल रही है जी पॉजिटिवली ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज C2 स्टार जो कि है, अब ये नीचे को भी चल रही है और ये है C2 डबल स्टार, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वही है जो आपके पास थी C2, ये तो आ गई। हाँ, जो दूसरा वाला आपके पास है ये वाला और ये वाला, इसमें से नेगेटिव अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अब यहाँ पे देख लें, ये इस तरह चल रहा था मामला, ये तो आपके पास चल रहा है क्लॉकवाइज, ऊपर वाला था -C1 स्टार, नीचे वाला था -C1 डबल स्टार। लेकिन अगर ये उल्टा चला दें जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उल्टा चला दें तो ये बन जाता है C1 स्टार, ये बन जाता है C1 डबल स्टार।
ये अंदर वाला, यानी कि ये टोटल बन जाता है आपके पास C1 नेगेटिव को छोड़ते हुए। तो K1 प्लस K2 जो लगता था बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंटूर है, ऐड करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए निकला C2 माइनस C1, यानी कि अगर हम इस कंटूर पे इंटीग्रेट करते हैं तो हम इस कंटूर पे इंटीग्रेट करेंगे। K1 प्लस K2 इक्वल टू C2 माइनस C1। अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देख लें, वही मैंने कहा था K1 प्लस K2 पे कर लें या C2 माइनस C1 पे कर लें। अब यहाँ पे देख लें, इसको ब्रेक किया जा सकता है कि जी पहली कंटूर पे कर लें और दूसरी बनती है माइनस C1। लेकिन मेन चीज है कि ये किसके बराबर है, यही वही वाली बात है कि ये K1 के लॉन्ग कर ले प्लस K2 के लॉन्ग कर ले, लेकिन ये दोनों जीरो हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए हमने पहले भी जिक्र किया था बाय कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, ये हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। तो जब ये वाला इंटीग्रल आपके पास जीरो हो गया तो जाहिर बात है फिर ये वाला इंटीग्रल भी जीरो है। या कहने का मकसद है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। अब ये दिस प्लस दिस क्या है, दिस वाला तो ये है, प्लस दिस इक्वल टू जीरो। जब आप कहते हैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएं। जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अब ये वही वाली बात है, ये माइनस C1 क्या था आपके पास, C1 देख लें अंदर वाली थी ना, और अंदर वाली थी, और हमने क्या कहा था, जो क्वेश्चन के अंदर आपको पास गिवन थी, जो क्वेश्चन में गिवन थी वो काउंटर क्लॉकवाइज थी। वो कौन, माइनस C1 ऐसे है, क्लॉकवाइज है, तो माइनस C1 है। तो अगर आपने यूं लिमिट लेनी है तो उल्टी लेने की क्या करना पड़ेगा, आपको इसको C1 करना पड़ेगा और ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया प्लस। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल वही काम किया है कि लिमिट्स इंटरचेंज की हैं और ये नेगेटिव गायब हो गया। तो यहाँ पे देख लें, अगर आपने लिमिट यूं लगानी है कि जी यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये उल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो लेकिन ये वाला जो आपके पास था, ये माइनस C1 है, तो ये तो वैसे ही क्लॉकवाइज था, इस तरह था। तो अगर यूं करना है तो जाहिर बात है ये नेगेटिव बाहर आएगा और ये माइनस प्लस, और ये फिर जब ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये आपके पास माइनस C1 ही प्लस C1 हो जाएगा। तो प्रूफ क्या हो गया ना प्रूफ, कि जो आपके पास इंटीग्रल C1 पे आ रहा है वही इंटीग्रल आपके पास C2 पे आ रहा है, जो आपके पास आउटर कंटूर पे इंटीग्रल आ रहा है वही आपके पास इनर कंटूर पे आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया प्रूफ डिफॉर्मेशन थ्योरम का। आइए अब इससे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक साफ क्लियर बात कर दूं, ये पता नहीं क्यों मशहूर किया जाता है कि कोर्स मुश्किल है, और मैं कहता हूँ ये कोर्स आसान है। मैं वही बात करता हूँ ना, आसान मुश्किल मेरी नजर में उस तरह से नहीं है, समझ आ जाए आसान है, ना समझ आए तो मुश्किल है। अब जैसे आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको डायरेक्ट फार्मूले मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तक आपने क्या सीखा था, अभी तक तो ये सीखा था, अच्छा जी कंटूर की अब पैरामीटराइजेशन करो तो इसको टी में ले जाओ, तो चलो वो इतना आसान भी नहीं होता। अभी तक हमने क्वेश्चन ही कोई किए थे जो आसान थे, यानी कि उनकी कैलकुलेशन लंबी चौड़ी नहीं थी। अब देखें विदाउट पैरामीटराइजेशन करेंगे और वो डिफॉर्मेशन थ्योरम से ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, और यकीन करें आगे इससे भी आसान मेथड आ जाएगा। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसको देखते हैं। वो कहता है Z नोट जो है डिनोट करता है फिक्स कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। C कहता है सिंपल क्लोज कंटूर है, अब ये तो टिप्स होना चाहिए, पॉजिटिव ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। Z नोट कहता है कि C के अंदर है, C के अंदर है, ये वाला और ये वाला C के अंदर है। अब यहाँ पे देख लें, एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर Z नॉट C के अंदर ना होता, ये C के बाहर होता, इसका आंसर जीरो आना था बाय कॉची-गॉर्सेट। और यही चीज है, पता नहीं क्लास में मैंने कितनी बार बोलता हूँ, और फाइनल एग्जाम में एक या दो स्टूडेंट्स का ठीक होता था, वो इसको इवेल्यूट करने बैठ जाते थे। जब मैं कह भी देता था कि Z नॉट लाइज आउटसाइड C, जब आउटसाइड C है तो जाहिर बात है फिर C के अंदर तो नहीं है, जब C के अंदर नहीं तो उस डोमेन में तो टोटली एनालिटिक है, जब उस डोमेन में टोटली एनालिटिक है तो कॉची-गॉर्सेट थ्योरम से उसका आंसर जीरो हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिहाज से। लेकिन अब यहाँ पे ये इसके बराबर है, इसको जीरो प्रूव करना है, और यहाँ पे कह रहा है n इज नॉट इक्वल टू 1। पहले लॉजिक समझे, अगर n 1 होगा तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन n जो है इंटीजर है, 1 नहीं है। अब वो हिंट कह रहा है, कहता है यूज करें डिफॉर्मेशन थ्योरम। डायग्राम अगले पे है, अब पता नहीं ये C साहब कौन है, कोई होगी इस तरह से सिंपली क्लोज। अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो जो बाहर वाली कंटूर पे आपके पास इंटीग्रल होगा, अंदर सर्कल पे भी वही होगा बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम, उससे आंसर आ जाएगा। अब ये कहता है कि सिंस Z नॉट लाइज इंटीरियर टू C वी कैन चूज R सो दैट द सर्कल CR साहब जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सर्कल साहब हैं जिनका रेडियस R है और सेंटर Z नॉट है। और वो कहता है लाइज इंटीरियर टू C, मतलब है कि सर्कल साहब जो है, जो मेन कर्व है उसके अंदर है, या मेन कंटूर उसके अंदर है, क्योंकि हम डिफॉर्मेशन थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। ये लीजिए, ये आपके पास रियल एक्सेस आ गया, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस आ गया, रियल एक्स एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस वाई एक्सेस है। ये आपके पास जो है ये सिंपल क्लोज कंटूर है जो गिवन है, पता नहीं अभी कौन सी है, लेकिन अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस आ रहा है, सेंटर Z नॉट है। अब वही उसने कहा है लेट अस पैरामीटराइज CR, मामला पैरामीट्रिक में
मामला पैरामीटराइजेशन पे ही जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है इसकी मैं कैसे करता, ज्यादा इसको मैं लिख लेता जेड टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एटा वाई ऑफ टी, आगे मुझे पता नहीं ना एक्स का पता ना वाई का, सर्कल का तो मैं कर सकता हूँ ना। अब वो कहता है कि पैरामीटराइज करते हैं सी आर को, सी आर साहब कौन है, मैं फिर वो कहता हूँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये सर्कल साहब है जिनका सेंटर जेड नॉट है, रेडियस आर है, विच इज द सर्कल विद सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट एंड रेडियस आर, जेड नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एक ही चीज। अब ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए, यही क्वेश्चन होती है ना सर्कल की, कई बार एक्सप्लेन की है, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब इसकी पैरामीटराइजेशन करनी है तो आपने इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, बेशक कह लें कि x को सब्स्टिट्यूट करना है या x माइनस एक्स नॉट को करना है, तो x माइनस एक्स नॉट को उसने किया हुआ है r cos थीटा, y माइनस वाई नॉट को किया हुआ है r sin थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो r स्क्वायर कॉमन अंदर आता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जी मैं x को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर रहा हूँ x नॉट प्लस r cos थीटा, y को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ y नॉट प्लस r sin थीटा, वो भी ठीक है, इसको भी पढ़ लें। वो कहता है डोमेन डी ये वाला दैट कंटेन्स सी एंड सी आर, ये लें जी, ये बाहर वाला सी अंदर वाला सी आर, वो डोमेन डी, और ये आपके पास है ग्रीन डोमेन, और ये फिर अगर देखा जाए तो आपके पास जो है मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन है। अच्छा अब यहां से देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, अब ये आपके पास जो है ये सारा x का खाता है, ये y का खाता है, ये जो x का खाता है प्लस आयोटा टाइम्स y का खाता, मैं यूं कह रहा हूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा r कॉमन cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई आयोटा थीटा बाय द आयलर्स फार्मूला। इस तरह से इसको देखें, ये जो चीज अब आपके पास आ रही है, यहाँ से इसको ध्यान से देखें, ये x प्लस आयोटा वाई जो आपके पास आ रहा है ना, x प्लस आयोटा वाई, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये z बनता है, ऐसे ही होती है ना पैरामीटराइजेशन। और दूसरा जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास क्या आ गया, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से x और यहाँ से आयोटा वाई कॉमन लिया हुआ है, और जो वो आपके पास सेंटर वाला खाता था, जो सेंट्रल पॉइंट था, उसको अलग किया हुआ है, माइनस लेके, तो यहाँ से x नॉट, यहाँ से आयोटा वाई नॉट, ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये z नॉट आ रही है, इसको जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो गया z नॉट, ये माइनस है ना, तो ये z नॉट हो गया। ये है जी पैरामीटराइजेशन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है जब तक आप ये जो थीटा है, टी लिखना है टी भी लिख सकते हैं, इसको टी लिखना है टी लिख लें थीटा को, इसकी वैल्यू बताएंगे, और जब सर्कल है तो सीधी सी बात है 0 टू पाई पूरा घूम रहा है ना, ये है जी पैरामीटराइजेशन। अब जो डिफॉर्मेशन थ्योरम है वो कहता है जी कि बजाय कि हम आउटर कंटूर पे करें, इनर वाले पे कर ले, आंसर तो सेम है, वही कह रहा है बाय द डिफॉर्मेशन थ्योरम, या आपके पास कह रहा है कि डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर थ्योरम वी गेट व्हाट, अभी व्हाट निकल जाएगा, ये ले जी, इस पे करने के बजाय इस पे करें। अब ये वाला जो है ना z माइनस जेड नॉट, वो कहता है कि इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन है ओवर सी आर हैज द सेम वैल्यू एज द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर सी बाय डिफॉर्मेशन थ्योरम। z माइनस जेड नॉट पिछली स्लाइड में देखिएगा r e आयोटा थीटा निकला था, तो अब आप ये करें कि इसको वैल्यूट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा r e आयोटा थीटा, ठीक है, इसको क्यों वैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटराइज किया है, थीटा आ गया है 0 से 2 पाई है, इस वाले को ना मैं पैरामीटराइज कर सकता हूँ ना लिमिट निकाल सकता हूँ। और उसके बाद dz क्या है, dz अगर मुश्किल लगता है तो dz बाय d थीटा निकाल ले, इसका तो 0 हो जाएगा, r एज इट इज e आयोटा थीटा का वो खुद होता है, और जो पावर में चीज होती है उसका होता है वो आयोटा आ जाएगा, और फिर d थीटा को इस तरफ ले जाएं, dz और d थीटा निकालें, d थीटा को इधर ले जाएं, तो ये आपके पास आ गया dz की वैल्यू। r साफ कैंसिल, क्योंकि z माइनस जेड नॉट किसके बराबर था, z माइनस जेड नॉट r e आयोटा थीटा के बराबर था, r साफ कैंसिल हो गया, e आयोटा थीटा कैंसिल हो गया, आयोटा साफ को बाहर निकाल लें, और उसके बाद आपके पास से देख लें ये d थीटा का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। आगे जाके मैं बता रहा हूँ इससे भी आसान मेथड आएगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल ये हो गया एक चीज। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, यहाँ पे n आपके पास 1 नहीं था, लेकिन बाकी सारा वही है, बाकी सारे से मुराद के z माइनस जेड नॉट को अभी भी आपने r e आयोटा थीटा ही करना है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देख लें, मतलब कि इसकी पावर r लेनी, r पावर n वो ये लिखा हुआ है, e आयोटा थीटा पावर n, e आयोटा n थीटा ये लिखा हुआ है। अब रह गया जी इसका डेरिवेटिव, ठीक है, वो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो यही है, डी थीटा कर लें, इसका 0 हो जाएगा, r एज इट इज है, e आयोटा थीटा एज इट इज है, और उसके बाद जो e आयोटा थीटा में पावर आ रही है उसका ले लें, वो आयोटा बनता है, और डी थीटा को यहाँ पे ले जाए तो डी जेड की जगह ये सारे का सारा आ गया। अब देखें इसको बैलेंस करें, ऊपर पावर 1 है, नीचे n है, तो इसको उठा के ऊपर ले जाए तो 1 माइनस n, ये तो कांस्टेंट है, आयोटा को बाहर निकाल दें वो भी कांस्टेंट है। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ई आयोटा थीटा है, नीचे लिखा हुआ है ई आयोटा एन थीटा, तो आयोटा थीटा कॉमन आ सकता है, ऊपर 1 है, नीचे आपके पास n है, इसको उठा के ऊपर ले जाए तो माइनस n, ये बन गया। ये थोड़ा मैं स्पीड में इतना टफ नहीं है आपके पास, ये जिसको कहना चाहिए स्टेप्स, तो ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब रिकॉल करें जो मैंने कई बार बताया है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट टू पावर यू डी यू क्या होता है, ई पावर यू ही होता है,
क्योंकि जो e की पावर में चीज होती है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो e की पावर में चीज है उसका साथ डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव बनता है आयोटा 1 माइनस एन, नहीं है ना? तो आयोटा 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर दे, डिवाइड वाला तो ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लें, इसको तो समझेंगे तो बाहर लिखा हुआ है, ये आता है ई रेस्ट पर आयोटा 1 माइनस एन थीटा, आगे लिखा होगा आयोटा 1 माइनस एन, तो सारे का सारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई रेस्ट पर आयोटा 1 माइनस एन टाइम्स थीटा, ये आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ई रेस्ट पर आयोटा 1 माइनस एन टाइम्स थीटा, ये आ जाएगा। नहीं समझ आता दोबारा सुन लीजिएगा, फॉर्मूला वही है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पर यू डी यू इज इक्वल टू ई यू। अब आपने क्या करना है, ये चलो आयोटा कैंसिल हो गया, अब आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, लोअर लिमिट करनी है, वो करने पे जीरो आ जाएगा, क्यों? अब पहले लॉजिक समझें, यहाँ देख लें, मैथ्स होता ही लॉजिक बेस्ड है, बार बार कह रहा हूँ, इस जुमले से तंग ना पड़िएगा। एन इज नॉट इक्वल टू 1 था तभी यहाँ पे 1 माइनस एन 1 माइनस एन मसला नहीं हुआ, वरना नीचे जीरो आ जाता। और यहाँ पे अब देख लें, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देख लें, ये आपके पास थीटा की जगह आ जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे देख लें एन इंटीजर था तो 1 माइनस एन भी इंटीजर है। अब मैं जुबानी एक चीज बोलने लगा हूँ, नोट कर लें, ई रेस्ट पर आयोटा के पाई अगर के इंटीजर है, फिर सुन लें, ई रेस्ट पर आयोटा के पाई अगर के इंटीजर है तो ये बनता है बाय आयलर्स फार्मूला, कॉस ऑफ के पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ के पाई। साइन ऑफ के पाई 0 होता है अगर के इंटीजर है, कॉस ऑफ के पाई 1 होता है अगर के इंटीजर है। तो जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 1, ये लिखा हुआ है, देख लें लिखा हुआ है, मैंने आपको लॉजिक बता दी है। लोअर लिमिट करेंगे वो तो नजर ही आ रहा है, फिर क्या आएगा, थीटा को 0 करेंगे, ई रेस्ट पर आयोटा 0 ई रेस्ट पर 0 यानी कि 1, तो 1 माइनस 1 0, ये आ गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा मैं और उसको बता दूं कि मैं कहता हूँ ई रेस्ट पर आयोटा के बाई 1 होता है अगर के इंटीजर है, अगर के फ्रैक्शन है, सपोज के 1/2 है, तो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 उल्टा 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, आंसर आयोटा आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसके लिए ये जो आपके पास चीज है ना, इसका इंटीजर होना जरूरी है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो होपफुली अब मुलाकात हो जाएगी लेक्चर नंबर 19 में।